रॉकेट लीग, ये नाम सुनते ही आपको सब दिमाग में आता है कि जो इंटेल के जो नए वाले 11 जेन वाले सीपीयूज हैं, उसी के साथ साथ जो उनका जो भाई है या फिर जो कंप्यूटर है 5000 सीरीज, जिसमें उनका जो जेन 3 आर्किटेक्चर मिलता है जो कि स्पेसिफाइड है फॉर गेमिंग इम्प्रूवमेंट। और जो इंटेल है वो किंग बना हुआ है। अब उस चीज़ को AMD छीनने के लिए लेके आ गया अपना Ryzen 5000 सीरीज। इंटेल ने जो एक नए वाले जीपीयू उन्होंने लेके XE ग्राफिक्स, जो कि इंटेल के जीपीयू के साथ उसको रिप्लेस किया है, जो कि उनके नए वाले सीपीयू जो कि 11 जेन के जितने भी सारे सीपीयू है 11600K फिर 11900K, इन सारे सीपीयू में जो है आपको वो बिल्ट इन देखने को मिलने वाले के साथ साथ एक बुरी खबर भी है, आपका जो i9 है वो वापस आ चुका है अपने 8 कोर वाले आर्किटेक्चर में। मतलब पहले i9 जो था वो स्टार्टिंग में शायद 8 कोर हुआ करते थे, अब वो फिर से अपने i9 7 जनरेशन वाले वाव में वाले फेस में वापस आ चुका है, जिसमें आपको एक i9 जो कि एक हाई एंड फ्लैगशिप सीपीयू है, आपको वो मिल रहा है एक 8 कोर वाले सिलिकॉन डाई में, जो कि बहुत बुरी बात है। और जो AMD है वो अपने Zen 3 आर्किटेक्चर में उसको इतना इम्प्रूव कर चुकी है कि उसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो इंटेल से आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच भी है, इंटेल भी कुछ चीज़ों में AMD से आगे निकला है और यहाँ पे मेजर प्राइस का डिफरेंस है। इंटेल जो है करीब 9000 समथिंग का आता है और जो AMD है वो आता है करीब 26,000। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली दो सीपीयूज के बारे में, जो कि तो Ryzen 5600X जो कि जो Ryzen 5 है 5th जनरेशन वाला, या फिर जो 5000 सीरीज वाला जो Ryzen 5 है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं i5 11600K। दोनों सीपीयू जो है ये ओवरक्लॉकेबल है और जो सीपीयू है वो अनलॉक्ड सीपीयू है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो दोनों ही दोनों प्रोसेसर्स को आप ज़्यादा पावर दे के दोनों को ही आप ओवरक्लॉक करके अपना मन मुताबिक उससे जूस निकाल सकते हैं। लेकिन फिर कैच कहाँ है, तो उसके बारे में और जानने के लिए इस वीडियो पे शुरू करते हैं। बेसिकली मैं आपके यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स आपको दिखाने वाला हूँ। पहले वैसे तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो जो पहले जो इंटेल के जो स्पेक्स है, जो उनके सीपीयू के स्पेक्स है, पहले वो पढ़ देते हैं इंटरनेट से, जो कि आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। फिर जो मैं आपको यूज़ R5 और जो i5 जो 11 जन और 5th जन, वो हेक्सा कोर सीपीयूज है, 6 कोर और 12 आते हैं, जिनमें हाइपर थ्रेडिंग इनेबल्ड है दोनों सीपीयूज के अंदर, और दोनों ही ओवरक्लॉकेबल भी हैं। लेकिन इंटेल थोड़ा सा ज़्यादा ओवरक्लॉक किया जा सकता है AMD से, ये बात है। अब आपको कुछ बेंचमार्किंग देता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि आखिर असली चीज़ क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑटोडेस्क माया। अब यहाँ पे जैसे हम उसमें लोड डालना स्टार्ट किया, जो AMD है वो तो अपने मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर था, लेकिन जो इंटेल है वो स्टार्टिंग में AMD से पहले तो ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर जैसे ही इंटेल में ज़्यादा लोड बढ़ा, उसका जो प्रोसेसर है वो थर्मल थ्रॉटलिंग स्टार्ट कर दिया है। इनके का जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा ही मतलब जनरेट करने लगा, ज़्यादा पावर की खींचने के बाद फिर जो है इंटेल ने ओवरक्लॉकिंग जो है थर्मल थ्रॉटलिंग स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से जो इंटेल का परफॉर्मेंस है वो कितना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। अब जो अगला स्कोर है वो है Cinebench R15 का। अब Cinebench एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको लोग यूज़ करते हैं फॉर बेंचमार्किंग गेम्स एंड अलग अलग हार्डवेयर के चीज़ों को। अब यहाँ पर एकदम साफ देख सकते हो AMD का RX 5600X है वो इंटेल से काफ़ी ज़्यादा आगे है। और सेम जो है इंटेल के जो पिछले वाला जनरेशन था, उनका जो 10th जनरेशन, उसमें भी आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलता है। जो उनका R5 है 3600X, वो इंटेल के 10th जन को बीट करता है। सेम यहाँ पे भी था। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ रियल लाइफ टास्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्रिएटर वगैरह हैं तो आपको कितना बेनिफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में एक एडोबी प्रीमियर प्रो है, उसमें देखा गया कि जो रेंडरिंग है वो ज़्यादा फास्ट इंटेल एक्सपोर्ट करके देता है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने UHD GPU को रिप्लेस कर दिया है एक XE GPU के साथ। और अब जो है इंटेल अपने जो इनबिल्ट GPU है उसको मतलब रेंडरिंग के लिए यूज़ करना बंद कर दिया है। अब जो है वो सिंपली आपके पास जो GPU लगा हुआ है, यहाँ पे आपका जो NVIDIA का GPU लगा हुआ है, NVIDIA बेसिकली जो NVIDIA के जिस GPU में वो जो है पूरे लोड को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपकी जो रेंडरिंग लोड है वो पूरा आपके GPU पर आ जाता है। लेकिन जो है AMD में ऐसा कुछ नहीं है, तो AMD थोड़ा सा स्लो हो गया इस काम में, एक 4K रेंडरिंग में।
और वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये एक सॉफ्टवेयर है रियलिटी कैप्चर नाम का, इसमें जो है इंटेल को ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है। मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप ले सकते हैं एक इंटेल वाला सीपीयू। अगर आप एक गेमर हैं, लाइक अगर आप बहुत सारी गेमिंग वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, आपको मल्टी कोर ज़्यादा चाहिए। वैसे तो अभी AMD का भी सिंगल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया, फिर भी अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो आप जा सकते हैं कि राइजन सीपीयू के साथ। अभी पहले जो इंटेल हुआ करता था, अभी AMD वहाँ पे घुस चुका है। लेकिन एट दी एंड आपको ये देखना है कि जो आपका जो पूरा सिस्टम है वो कितना ज़्यादा पावर ले रहा है, कितना हीट कर रहा है, और आपको उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो इंटेल जो है अभी AMD से क्योंकि ज़्यादा हीट कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा पावर खींच रहा है। इंटेल अभी भी अपने पुराने वाले है 14 नैनोमीटर सिलिकॉन टाइम में पड़ा हुआ है, जहाँ पे AMD जो है 7 नैनोमीटर में आ चुका है, जिसके वजह से ये हो रहा है कि आपको जो इंटेल वाला सीपीयू है i5, वो ले रहा है करीब 125 वॉट की TDP, जहाँ पे आपकी जो R5 है वो ले रहा है करीब ओनली 65 वॉट्स की TDP, जो कि इंटेल से तकरीबन हाफ है। तो इसके वजह से ये हो रहा है कि जो आपका AMD वाला सीपीयू आप उसको ओवरक्लॉक करने के बाद जो है वो एटमोस्ट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रह रहा है। जो इंटेल वाला सीपीयू है वो 90 डिग्री क्रॉस कर जा रहा है, जिसके वजह से आपका जो सिस्टम है वो हीट होगा और वो फिर थर्मल थ्रॉटलिंग भी स्टार्ट कर देगा। मैं आपको इस चीज़ को दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बायोस में जो इंटेल का जो सीपीयू है i5 11600K, उसको ओवरक्लॉक करने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावर खींचने लगा है। 1.249 से वो पहुँच गया है 1.339 वोल्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से इंटेल का प्रोसेसर हीट भी जनरेट कर रहा है। लेकिन AMD का जो सीपीयू है वो इतना पावर नहीं खींचता, तो उसमें थर्मल थ्रॉटलिंग की दिक्कत भी नहीं आती और वो सिंपल नॉर्मल से AIO से काम बन जाता है। लेकिन इंटेल में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, एज लिक्विड कूलिंग भी यूज़ करना पड़ेगा। और जो आपका i9 है वो i9 के साथ भी सेम ही कहानी है। i9 भी बहुत ज़्यादा पावर खींचने लगता है आफ्टर ओवरक्लॉकिंग इट। और अगर हम एट द एंड बात करें कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है आपके लिए, अगर कोई सा सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं दुकान में या फिर कहीं भी, तो कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। कि अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ पीसी चाहिए जिसको आप सालों साल एटलीस्ट 3 से 4 साल आप उसको यूज़ कर पाए, तो उसके लिए बेस्ट आपका AMD राइजन। लेकिन अगर आप बिल्ड कर रहे हैं 1 साल के लिए पीसी, या फिर आपको आप हर साल उसको बदलते रहते हैं, उसके लिए इंटेल बेस्ट है। क्योंकि इंटेल थोड़ा सा चीपर आता है, आपको करीब 19,000 का एक चिप पड़ जाएगा जो नया वाला i5 11600K। लेकिन जहाँ पे आपको जो AMD है वो मिल जाएगा करीब 26 पॉइंट समथिंग कुछ के का है, तो जो कि थोड़ा सा महंगा है। और AMD के जो मदरबोर्ड्स है वो भी महंगे आते हैं, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है, वो प्राइस को वर्थ भी करता है। लेकिन AMD के जो सपोर्ट है या फिर जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल जो सपोर्ट है, वो ज़्यादा रहता है। AMD जो है अभी भी अपने पुराने वाले AM4 सॉकेट में ही है, बस उसमें जो बायोस है मदरबोर्ड का वो अपडेट हुआ है। लेकिन जो इंटेल वाले सीपीयू उन लोगों ने वो हर एक जनरेशन के बाद जो अपने सॉकेट की सर्विस की वजह से आप उनके ही एक पुराने वाले मदरबोर्ड में अपने नया सीपीयू लगा ही नहीं सकते। लेकिन AMD में ऐसा नहीं है। AMD में पुराना वाला सीपीयू भी बायोस अपडेट के बाद वो लग जाता है, काम भी करने लगता है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।